Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. Hope you all are doing very well. So in the previous lecture, that was lecture 7, हमने बात की थी मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में और इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर हुई एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था टीचर सेंटर मेथड ओके सो बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लर्नर सेंटर मेथड ठीक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग मेथड के लिए ठीक है लर्नर सेंटर मेथड भी पता हो सारे इंस्ट्रक्टर को टीचर को ओके सो सबसे पहले लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है इसे देखते हैं ठीक है सो द लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स ट्राई टू एकोमोडेट द डिफरेंसेस डिस्प्लेड बिटवीन द लर्नर्स ओके सो लर्नर्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसको ये एकोमोडेट करता है ये करने का मतलब कि बेसिकली जो आपका लर्नर सेंटर मेथड है वो पूरा का पूरा जो टीचिंग है ना वो लर्नर के सेंटर्ड में होता है मतलब लर्नर को उसमें थोड़ा ऑटोनॉमी मिलता है लर्नर के साइड से सारा कुछ होता है टीचर्स का उतना ज्यादा जो है वो रोल नहीं होता है इसमें ठीक है मतलब रोल होता है ऑब्वियसली तो वो एक ऐसा मेथड इजाद करते हैं जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जो है ना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा लर्नर का हो ओके तो आप डिफरेंस ऐसे समझ सकते हो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है लर्नर का ज्यादा होता है टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है ठीक है सो टीचर ट्राई टू मेक कि सारे लर्नर खुद से ट्राई करें खुद से कोशिश करें उसमें उनके एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है जैसे कि टीचर सेंटर मेथड में ऐसा हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा था जिसमें टीचर्स का मेजर रोल होता था जिसमें बच्चे को थोड़ा पैसिव भी रखा जाता था बट एक्टिव भी होते थे बच्चे लेकिन लर्नर सेंटर मेथड ऐसा है जिसमें कंप्लीटली जो है लर्नर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा टीचिंग मेथड ठीक है सो द मेन टीचिंग मेथड इंक्लूड असाइनमेंट्स जैसे देखो असाइनमेंट है केस स्टडी अप्रोच है प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग फिर ओपन लर्निंग हो गया पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ठीक है तो इन सारे मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म असाइनमेंट आप सबने कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स कभी ना कभी बनाया होगा स्कूल में कॉलेजेस में ठीक है तो असाइनमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया जाता है कुछ पर्पस के लिए सच है जैसे अक्वायरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्वेइंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ठीक है तो इन सब चीजों के लिए असाइनमेंट्स असाइन किया जाता है स्टूडेंट्स को ताकि जैसे कुछ असाइनमेंट का एग्जांपल दिया जाए जैसे मान लो कि बोला जाएगा कि आपको पता करना है कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं कितने कंट्रीज हैं कितने ओशंस हैं ठीक है जैसे पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरीके से बटा हुआ है उसको पता करो जैसे मान लो एक असाइनमेंट मिल सकता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में दे दिया एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में दे दिया जैसे मान लो इजराइल के बारे में दे दिया ठीक है तो आपको बोला जाएगा कि इजराइल के बारे में पूरा का पूरा जो है आपको वो रेडी करना है जिसमें आपको बताना है इस पूरे कंट्री के डेमोग्राफी के बारे में कि कैसा स्ट्रक्चर क्या है इस कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है जियो पॉलिटिक्स क्या है यहाँ का तो ये सब इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से रिसर्च करता है देखता है और उसको तैयार करता है ठीक है अपने माइंड के लेवल पे ऑल्दो द मेन रोल इज ऑफ द लर्नर तो इसमें ऑब्वियसली जो मेन रोल होता है वो लर्नर का ही होता है टीचर का भी यहाँ क्रूशियल रोल होता है द टीचर हैज प्लान has to plan the assignments and guide the student obviously ये सब कुछ करने में टीचर उनकी हेल्प करते हैं ठीक है लेकिन ओवरऑल जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको स्टूडेंट्स का होता है टीचर बस ये हेल्प करते हैं कि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके बच्चों को आसानी से मिल सके ठीक है सो असाइनमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टॉपिक बट द नेचर ऑफ असाइनमेंट शुड बी सच दैट द स्टूडेंट्स मे नॉट मियरली कॉपी फ्रॉम द बुक्स अभी होता ऐसा है कई बार कि आप जैसे ओपन लर्निंग कर रहे हो तो उसमें असाइनमेंट्स लिखना होता है बस मैक्सिमम बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं एक जगह से देखा एक जगह पे चिपका है ठीक है बट दैट इज नॉट द वे दैट इज मेंशन्ड इन असाइनमेंट सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट कि आप खुद का अप्रोच लगाओ खुद का जो है वो एफर्ट लगाइए और उसके बाद फिर अपने आइडियाज को कलेक्ट करके फिर उसको लिखने का कोशिश करिए ठीक है दिस इज नॉट मेयरली अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम बुक से देख लिया उसको सीधा उतार दिया टास्क कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पे फिर लर्निंग नहीं हो पाएगा आपका है ना So the assignment should be open-ended and should promote creativity among the students. Obviously, assignment का जो मुख्य objective है वो है कि creativity को promote किया जा सके. So the advantages of assignments is it helps the students work independently. Obviously, student को independently work करने में help करता है ताकि वो थोड़ा सा independent हो सके चीजों को खुद से करना सीख सके. It helps in sharpening the students' comprehension, analytical and problem-solving abilities. ठीक है इट हेल्प्स इन इंक्यूलेशन क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट तो क्रिएटिविटी बढ़ाने का भी ये काम करता है ठीक है नाउ द लिमिटेशंस तो स्टूडेंट्स में कॉपी इसका लिमिटेशंस ये है कि देखो रेफरेंस मटेरियल ज्यादा नहीं मिला तो बच्चे भी एक टाइम पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए तो
मटेरियल मिल नहीं रहा, रेफरेंस मिल नहीं रहा, तो वही करते थे, देख के दूसरे साथ एक का देखा दूसरे में कॉपी किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन यहाँ रहता है कि बच्चे कॉपी भी कर सकते हैं दूसरे के असाइनमेंट्स, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, दिस इज केस स्टडी, ठीक है। आप सबने कई बार कोई चीज समझने के लिए केस स्टडी किया होगा। जैसे मान लो अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है, तो अगर आपने क्लास 9th की इकोनॉमिक्स को बुक पढ़ा होगा एनसीईआरटी की, उसमें एक पालमपुर विलेज के बारे में दिया गया है, पालमपुर विलेज के बारे में, जिसमें एक स्टडी किया गया है, बताया गया कि उस गांव का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, कैसे एक दूसरे से लोग कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, वो पूरा का पूरा किस तरीके से उस गांव का इकोनॉमी काम करता है। एक छोटे से एग्जाम्पल देके, मतलब वो केस स्टडी करा के आपको दिखाया गया है, सिखाया गया चीजों को कि देखो ये ऐसे हो रहा है, और इसी को फिर लार्ज स्केल में आपको खुद से एनालाइज करने में आसानी होती है। तो केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड ओनली टू द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, जो बच्चे जैसे मतलब पूरे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से ही एक्सपोज है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि केस स्टडी कराया जाए, ठीक है। सो केस स्टडीज कॉल्स फॉर मेजर चेंज इन देयर अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो जो मेजर चेंज है मतलब उसमें आता है आपको लर्निंग के दौरान, ठीक है, कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें उतना ज्यादा क्रिएटिविटी होता नहीं, चीजों को आप तरीके से समझते नहीं, और जब केस स्टडी करते हैं तो यू जस्ट इंडल्ज योरसेल्फ कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप खुद से देखते हो पूरा सिनेरियो को होते हुए सामने में, समझते हो, तो थोड़ा इजी होता है चीजों को समझना, ठीक है। A case is usually a केस क्या होता है, केस इज यूजुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। अब कहीं का एक सिचुएशन है वो आपके सामने में प्रेजेंट किया जाता है रिटन फॉर्म में, ठीक है, कॉमनली इन्वॉल्विंग अ डिसीजन चैलेंज। उसमें क्या होता है, डिसीजन कैसे लिया गया है, चैलेंजेस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्या सब सिचुएशन में, उस सिचुएशन में क्या सब प्रॉब्लम फेस किया गया, क्या इश्यूज फेस किया गया, और उस इशू को उस पर्टिकुलर केस में कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। ताकि अब देखो ये क्या है ना, आप इसको ऐसा समझो कि आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो अगर उस सर्कमस्टांसेस में आप मान लो गलती करोगे, और सपोज उस तरीके का केस स्टडी आपने मल्टीपल टाइप का केस स्टडी किया है कि लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन आता है, किसी को आपने देखा वो ऐसा है, वो ऐसे डील किया सिचुएशन के साथ, तो यू विल बी अवेयर कि अगर कभी आपके लाइफ में उस तरह का चीज आता है तो आप उसको उस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी यहाँ भी काम आता है। कई बार सुनते भी होंगे ना कहानी के फॉर्म में कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ, तो आपके दिमाग में रहता है कि अगर ऐसा हुआ था उसके साथ, उसने ऐसे ये किया, तो आई शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व और रिजॉल्व द इशू, ठीक है। देखो कोई भी इशू होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो पहले से कि हाँ ये ऐसा किया गया था। नहीं तो होगा क्या ना कि फिर आप गलती करते जाओगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता जाएगा और वो सॉल्व होगा नहीं, फिर आप गलती करके सीखोगे कि हाँ इससे अच्छा है कि कोई केस स्टडी कर लिया जाए और चीजों को समझ लिया जाए पहले ही, ठीक है। सो इन लर्निंग विद द केस स्टडी द स्टूडेंट मस्ट डील विद द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द केस, द रोल ऑफ डिसीजन मेकर फेसिंग द सिचुएशन। तो ऑब्वियसली जो डिसीजन लेने का जो तरीका है उसके स्टडी में जो दिखाया जाता है उससे आपको सीखने की जरूरत होती है, ठीक है। सो दिस मेथड हैज एप्लीकेशन अक्रॉस द डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, ठीक है, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। ऑब्वियसली ये सब चीज जो है जो आप कंप्लीट जैसे पुराना हिस्ट्री के बारे में जो आप पढ़ते हो, तो अब उसमें अगर एक सीधा आपको बता दिया जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, एकदम मोनोपोलस लगेगा वो चीज आपको, एकदम कंप्लीट बोरिंग टाइप का फील होगा। अगर वही एक केस स्टडी दिखाया जाए कि हाँ देखो एक ऐसा गांव था, उसमें ऐसा एक राजा था, उसका ये था, उसका ऐसा साम्राज्य फैला हुआ था, उसका उस गांव में इकोनॉमी ऐसे काम करता था, वहाँ का पॉलिटिक्स ऐसा था, तो पूरा का पूरा सिचुएशन और एक कहानी के थ्रू, हाँ एक ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें वो ऐसा किया वो ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होता है ना कि अच्छे तरीके से समझ पाते हो कि कैसे डिसीजन लिया गया, कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, ठीक है। बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू गेन हैंड्स ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस ऑफ द रियल वर्ल्ड, शिफ्टिंग द वर्क फोकस फ्रॉम प्रोफेसर टू द स्टूडेंट। और यहाँ पे कंप्लीट फोकस जो होता है वो स्टूडेंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो केस स्टडी मेथड्स बिकम एफिशिएंट टूल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन रादर देन द टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, राइट। सो the student become actively involved in the course and is no longer an observer in the class डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो बस एक ऑब्जर्वर के तरह नहीं रहता, जैसे कि लेक्चर मेथड में हमने देखा था। तो केस स्टडी में क्या होता है कि बच्चे खुद से चीजों को समझने का कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के, ठीक है। सो द केसेस कैन बी शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रीफ क्लासरूम डिस्कशन एंड लॉन्ग इलैबोरेटिव सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स। तो डिफरेंट टाइप का केसेस हो सकता है जिसको आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इनटू द क्लासरूम। अब देखो एक वर्कशॉप के माध्यम से एक क्लासरूम में आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा दिया जाता है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि देखो इस सिचुएशन को ऐसे सॉल्व किया गया, और आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है कि हाँ अगर आप ऐसा होते हो उस सिचुएशन में तो कैसे आप सॉल्व करते हो उसको, ठीक है। सो दे इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मे लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। देखो जैसे इसको अगर एक और लेवल पे आप देखने का कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, अगर जैसे आप देखो मैथमेटिक्स बनाते हो, अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, तो मैथ्स में आप क्या सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम्स, राइट। आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स आप मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हो, तो ये जो अगर हम
हमारा अप्रोच यहाँ से निकल के ये आता है कि आई हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमने कुछ इश्यूज को सॉल्व किया, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। देखो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम से हमारा लाइफ रिलेटेड है। हर दिन हर हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा ही मिलेगा। तो जाने अनजाने में सही मैथमेटिक्स के थ्रू आपने इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया रहता है कि लाइफ के प्रॉब्लम को भी अगर आप उस अप्रोच से, उस एटीट्यूड से इसको देखो, तो लाइफ का प्रॉब्लम भी आपको, अगर उसके सारे वेरिएबल्स को पहचानो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या करने से क्या सही हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली बहुत बड़े इजीली तरीके से आप क्या है लाइफ के प्रॉब्लम्स को, क्या किसी भी सिचुएशन को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये तो हो गया चलो कि एक प्रॉब्लम को लेके मैंने बताया। अब मान लो कि अब लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगा, सपोज कि आपके सामने में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो रोड पे गिरा हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है इस तरीके से। अब मान लो पहली बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो यू माइट की एफर्ट की अरे कैसे हम उसको लेके जाएंगे, डर जाओगे आप, क्या करना है वो आपको पता नहीं रहेगा। और सपोज यही चीज अगर आपको स्कूल में ऐसा सिचुएशन एक दिखाया गया था कि देखो हाँ एक बार ऐसे ऐसे हुआ, एक आदमी एक्सीडेंट कर गया, एक इंसान था यहाँ पे, वो तुरंत गया उसके पास, उसको वहां से हॉस्पिटल, बगल के हॉस्पिटल को कॉल किया, बगल के मान लो पुलिस स्टेशन को कॉल किया, और उसको जहां तक हो सकता है उसका हेल्प किया। तो ये जो अप्रोच है, ये जो नेचर है आपका, ये केस स्टडी से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो चलो इसका एडवांटेज देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट्स टू एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, evaluate and express reasoned opinion. Okay, it enhances decision making and problem solving skills. Obviously problem solving skills को काफी enhance करता है, decision making को भी काफी enhance करता है। It ensure active participation which may lead to the innovative solution. Okay, नाउ लिमिटेशंस क्या है इसका? सो इट रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू यूज दिस मेथड। अब देखो ये मेथड जो है केस स्टडी का मेथड, सब सारे टीचर, सारे इंस्ट्रक्टर को पहले से पता नहीं होता, तो इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने का आवश्यकता होता है सारे टीचर्स को। ठीक है, तो इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड सिचुएशन। हर एक सब्जेक्ट और सिचुएशन के लिए जो है, अब मैथ्स के लिए हम केस स्टडी तो नहीं करा सकते ना, तो मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स को एज ए केस स्टडी हम समझा सकते हैं, लेकिन मैथ्स को समझने के लिए केस स्टडी नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब जैसे देखो, इसको समझने के लिए आप ये समझो, सपोज आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, और हमने क्या किया है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग सेट कर लिया है। देखो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको ढेर सारे लेक्चर्स हैं। फिर इसके बाद आपको रिसर्च एप्टीट्यूड करना है, तो इसके लिए ढेर सारे लेक्चर्स है। फिर उसके बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन करना है, फिर उसके बाद आपको डीआई करना है। एंड इस तरीके से जितना भी स्ट्रक्चर है सारा आपके सामने में अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप पहले से आप बताया हुआ रहता है, आपको करते जाओ, और कंप्लीट इसके साथ आपको मॉक मिलेगा, इसके साथ आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे, इसके साथ आपको ये मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या किया, जो भी कोर्स है उसको प्रोग्राम कर दिया, उसको पहले ही प्रोग्राम कर दिया। अब इसके जरिए क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया और आपको दे दिया जाएगा, तो आप इसको आराम से खुद के लेवल पे, सेल्फ स्टडी के लेवल पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, अकम्प्लिश कर सकते हो। तो आपका प्रिपरेशन जो है वो बड़ी इजीली होगा और ये फ्रूटफुल होगा काफी। ठीक है, सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ जनरल टर्म फॉर हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग व्हिच इज बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस, सेल्फ बेस्ड लर्निंग स्टेप with feedback between each step. Okay, so the learner gets immediate feedback after each step. तो हर एक स्टेप के बाद आपको फीडबैक मैकेनिज्म भी उसमें होता है। जैसे मान लो आपने अगर पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, सपोज मान लो ये पहला यूनिट आपने कंप्लीट किया टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब मान लो कंप्लीट करने के बाद अगर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ना कराया जाए, तो फिर फीडबैक सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म का काम ये है कि इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपको सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जाए, आपको मॉक दिया जाए। ठीक है, ताकि इससे आप क्या करो, सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को, ताकि आपका फीडबैक जो है सही मिले और अच्छे से आप समझ पाओ उस चीज को। ठीक है, so this ensures the active participation of the learner. It can be used for any subject, और ये ऑब्वियसली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए यूज किया जा सकता है। लिमिटेशंस का क्या है? तो लर्नर मोटिवेशन मे गेट डिमिनिश्ड आफ्टर सम टाइम। अब देखो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाचिंग लॉग होगा नहीं आपको, एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया और आपको करना है, खुद के लेवल पे करना है। सो देयर विल बी नो वन टू अकाउंटेबल। एक बार एग्जाम होगा फाइनली और आपको वहीं पे रिजल्ट आना है, तो फिर इस बीच में जो आपने किया प्रिपरेशन, इसको देखने के लिए, इसको जज करने के लिए कोई होता नहीं है वहां पे, तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है इसका। ठीक है, अब सी नेक्स्ट मेथड इज पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखो ये क्या है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स वेयर द स्टूडेंट्स आर टू सेलेक्ट द कंटेंट। अब स्टूडेंट को क्या जाता है कि बताया जाता है कि बताओ भाई कौन सा कंटेंट तुमको पढ़ना है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर कोई एक्सवाइजेड कंटेंट निकाल के देता है। तो लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑफ द सीरीज रिटन बाय द मास्टरी यूनिट्स असिस्टेड बाय टीचर्स, प्रॉक्टर्स एंड इंग्लिशिंग लेक्चर्स बिफोर द
प्रोसीडिंग द फाइनल टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स का स्टेप्स है, आपको ये पूरा सीरीज होता है इसमें। जैसे कि सबसे पहले मास्टरी लर्निंग होता है, सेल्फ प्लेसिंग, स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, प्रॉक्टर्स। प्रॉक्टर्स मतलब कि इन सारे सिचुएशन को जो मैनेज करने वाले, सारे डिसिप्लिन को ये चेक करने वाले जो लोग होते हैं उसको प्रॉक्टर बोलते हैं। फिर लेक्चर्स होता है, ठीक है। तो इट इज बेस्ट सुटेड फॉर कंटेंट दैट आर यूजुअली कन्वर्ट टू रिटन मटेरियल। अब जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर रिटन मटेरियल है, इसमें सारा कुछ दे दिया गया, समझा दिया गया, ऐसे ऐसे करना है कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये 5 एलिमेंट जो है ये आपको पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले मास्टरी लर्निंग होता है, क्या आपको करना है, सेल्फ प्लेसिंग। खुद से आप मतलब ये करो कि कैसे आप किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, या आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो स्ट्रेस जो होता है वो रिटन मटेरियल पे ज्यादातर होता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली ये कर नहीं सकते, तो रिटन मटेरियल पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। यहाँ प्रोक्टर्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे जो इससे पहले वाले स्टेप में हमें प्रॉक्टर मतलब वो जो निगरानी रखने वाला कोई होता है वो नहीं होता था, तो यहाँ पे प्रॉक्टर्स भी आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका फिर लेक्चर्स भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या क्या है, देखो इसका एडवांटेज है इट इज बेस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग। तो मतलब उस हायर लेवल के लिए हो गया ये चीज, जहाँ पे मास्टरी लर्निंग का जो है वो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो इट फैसिलिटेट्स सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग। देन द लिमिटेशंस आर इट इज नॉट सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट। अब किसी भी ऐसा, क्योंकि देखो एक बार बना दिया गया सेल्फ सिस्टम, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया, तो अगर मान लो कोई डायनामिक सिलेबस है जो कंप्लीट 1-2 महीने 3 महीने पे चेंज करता है, तो उसके लिए हम ये काम नहीं कर सकते। ये तो किसी स्टैटिक चीज के लिए हो पाएगा ना। So it is not suitable for psychomotor and affective domains. Obviously ये psychomotor या affective domains के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें बदलती रहती है बार बार, जो देख के हम सीखते हैं, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज होता है। ये बेसिकली हो सकता है उस चीज के लिए जो आपका एक पर्टिकुलर चीज जो है स्टैटिक है, जो पहले से हो रखा है, वो आने वाले बहुत दिनों तक चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर सेंटर्ड लर्निंग। सो कंप्यूटर सेंटर्ड लर्निंग क्या है, देखो कंप्यूटर सेंटर्ड लर्निंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ कंप्यूटर टू मीडिएट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लर्निंग प्रोसेस। अब सिंपल सा बात है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए सीखने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर का, अब कंप्यूटर क्यों, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के पास आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उससे गैदर कर सकते हो, ठीक है। विद यूजिंग इंटरनेट नाउ टुडे यू कैन हैव ऑल द कंप्लीट encyclopedia ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू वांट टू नो, ठीक है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आपके घर का फोन नंबर क्या है, उनको अपना फोन नंबर याद नहीं था। सो पूछा गया द रीजन यू आर सच अ इंटेलिजेंट जीनियस मैन एंड इवन यू डोंट रिमेंबर योर फोन नंबर। उन्होंने कहा देखो वो चीज मुझे याद करने की क्या जरूरत है जो पहले से अवेलेबल है। उनका कहने का मतलब था कि जो चीज, जो इन्फॉर्मेशन है पहले से ऑलरेडी अवेलेबल, आप उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं याद कर। अब वो चीज समझिए जिससे, जो चीज अवेलेबल नहीं है, मतलब आप अपना सेंस को ऐसे डेवलप करो जो चीज आप खुद से चीजों को क्रिएट कर सको, ठीक है। जो अवेलेबल है पहले से वो तो है, लेकिन स्टिल यू नीड टू गैदर द इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए अभी का जो काम है ना, वो इंटरनेट, कंप्यूटर, इसने बखूबी निभाया है इन चीजों को, ठीक है। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज ऑल्सो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कंप्यूटर हैज एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली एक्यूरेटली। अब एक क्लिक पे आप चाहो तो किसी भी कंट्री का कैपिटल पता कर लो, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ऑलमोस्ट 90% इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो करेक्टली मिल जाता है, ठीक है। आपको उसमें बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, वीडियो टेप के जरिए, आप ऑडियो के जरिए, आप इमेजेस के जरिए कंटेंट मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब इस्तेमाल किया जाता है, अब जैसे मान लो टीचर ने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दिया बच्चे को, वो कंप्यूटर पे देख सकता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चार्ट दे दिया, उसको देख सकता है, ठीक है। सो इसका एडवांटेज क्या है, इट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। बाकी मेथड से थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और कंट्रोल भी थोड़ा बेटर होता है इसमें। एंड इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिसिंग सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। अब जैसे देखो किसी भी चीज को समझाना है, जैसे अभी आप पर आपने देखा था सिमुलेशन मेथड जो होता है, ठीक है। तो सिमुलेशन मेथड को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा ना। तो कंप्यूटर असिस्टिंग, जैसे मॉडलिंग करना है किसी भी चीज का, ठीक है, डिजाइनिंग करना है, तो ये सब चीज जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग से काफी आसान हो जाता है। एंड द लिमिटेशंस इज दैट इट इज इम्पर्सनल एंड कॉस्टली। ऑब्वियसली सबके बस की बात नहीं होती अभी के टाइम में कि कंप्यूटर को वो कंप्यूटर एंड साथ में इंटरनेट, क्योंकि अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यू नो द लेवल ऑफ लिटरेसी एंड द लेवल ऑफ पॉवर्टी, कि लोग उतना ज्यादा अभी के टाइम में अवेयर नहीं है कि एजुकेशन के ऊपर उतना ज्यादा एक्सपेंसेस करें, तो इट में बी impersonal and costly. Okay, so this is the limitation. Now next is open learning. Okay, so what is open learning? It is a flexible method. So it is a flexible method of delivering the instruction where the learners has open access to learning resource of people, material, equipment and accommodation after regular class attendance are not. तो इसमें देखो रेगुलर क्लास अटेंडेंस नेसेसरी नहीं होता। आप लोगों को अगर याद हो, अगर आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा,
ठीक है। तो 11th-12th में ना एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लाइंग स्टूडेंट टाइप, ऐसा करके कि बस बच्चे ने इनरोल कर दिया और उसके बाद उसको स्कूल जाने का जरूरत नहीं होता, नॉन अटेंडिंग बोलते हैं उसको, है ना। वो उसको सारा कुछ अवेलेबल होता है, जो मटेरियल होता है, बुक होता है, सारा कुछ, और वो अपना पर्सनल कोचिंग्स वगैरह लेके वो पढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह के लर्निंग को हम ओपन लर्निंग बोलते हैं। जैसे बोर्ड का भी ओपन लर्निंग, जैसे अब बिहार बोर्ड में भी मतलब हर एक बोर्ड में देखोगे, सीबीएसई हो, बिहार, सबका ओपन लर्निंग सिस्टम भी अब है, जैसे एनआईओएस है। यहाँ से ये ओपन लर्निंग सिस्टम से जो है चीजों को बिना अटेंडेंस के, बिना रेगुलर जाए हुए उस पर्टिकुलर जगह पे आप चीजों को सीख सकते हो और डिग्री ले सकते हो, ठीक है। द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू ट्यूटोरियल्स वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। अब यहाँ पे क्या है कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन जो होता है वो ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वहाँ आप जाते नहीं, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स होता है, आप कोचिंग जाते हो, होम ट्यूटर करते हो, ठीक है। सो फॉर ओपन लर्निंग द लर्निंग पैकेजेस आर टू बी डेवलप्ड मेकिंग द यूज ऑफ मल्टीमीडिया। अब इसमें क्या है ओपन लर्निंग के लिए, अब जैसे अब मान लो इग्नू है, तो इग्नू इज अ सोर्स ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। यहाँ से आप ओपन लर्निंग कर सकते हो, तो इसका एक पूरा बनाया हुआ एक कोर्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, सारा कुछ, ठीक है। सो ओपन लर्निंग इंस्ट्रक्शन इज हाउएवर नॉट पॉसिबल, नॉट सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे भी क्या है ना कि एक बार मान लो बना दिया गया, अब उसके बाद फिर कुछ ऐसा स्टैटिक चीजों के ऊपर, अब जैसे इंजीनियरिंग साइंस है, अब इंजीनियरिंग साइंस में आप ओपन लर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया बदल रहा है, तो उसके लिए तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, वो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज ये है कि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है लर्नर को, ठीक है। जैसे किसी भी, जैसे मान लो कोई लिटरेचर सब्जेक्ट आपको सीखना है, तो आप उसके लिए डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और लिमिटेशंस इसका क्या है, इसका लिमिटेशंस ये है कि इट इज नॉट सुटेबली अचीविंग साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ऑब्वियसली साइकोमोटर और अफेक्टिव लर्निंग जो है ये अचीव नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निटिव लेवल पे अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, उससे तो कर सकते हो। इट रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज एंड हैज नॉट सुटेबल फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग नेचर। ओके, ऑब्वियसली मैंने पहले बताया कि जो चेंजिंग नेचर का जो सब्जेक्ट्स है, इसको आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इंटरेक्टिव वीडियो, ठीक है। तो इंटरेक्टिव वीडियो ये क्या है, इसमें बेसिकली वीडियो अप्रोच से चीजों को सिखाया जाता है, ठीक है, टू अचीव कॉग्निटिव साइकोमोटर, हर तरह के लेवल को सिखाने के लिए, ठीक है। इसमें टीचर का बना हुआ वीडियोस होता है, उसमें आप या फिर कोई एनिमेटेड वीडियोस हो गया, या कोई ऐसा मल्टीमीडिया वीडियो इस तरीके से यूज करके बनाया गया, जैसे चीजों को सिम्युलेट करके दिखाया गया, उसमें बताया गया, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्सेप्ट में आ जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि इंटरेक्टिव वीडियोस अप्रोचेस इनहांस एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल, थोड़ा सा जल्दी आपको समझ में आता है इसमें, और डिसीजन मेकिंग भी जो है दूसरा स्ट्रांग होता है। लिमिटेशंस का क्या है, इट इज ऑब्वियसली मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसको बनाने में, इस कंटेंट को बनाने में टाइम लगता है, एक्सपर्टीज लगता है, नॉर्मल टीचर इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, ओके। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। सो हु गिव heuristic method? He was Professor Armstrong. Okay, in this method, the student has to find out the answer to his her own problem by unaided effort. Thus people or child becomes a discoverer of knowledge by, अब ये देखो, ये कंप्लीट सेल्फ लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दिया जाए और इसमें आपको बिना किसी हेल्प के चीजों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़े, ठीक है। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। सो तो यहाँ से क्या होगा ना कि आप जो भी सीखोगे आप उसके डिस्कवरर हो। जैसे आप क्रिएटिविटी लेवल जो है ना वो एकदम हाई होता है। यहाँ पे आप खुद से ही ऑब्जर्व कर, मान लो अगर आपको साइंस ही सीखना है, तो आप जब नेचर को ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे, खुद से लॉज को सोचना शुरू कर दोगे। जैसे मान लो अगर न्यूटन ने जो लॉज दिए, तो उसने भी तो सोचा ही होगा। एग्जैक्टली आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट्स अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, बट टू टीच द नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो कितना नॉलेज है ये इसमें लिया जाता है। आप पर्टिकुलर अब एक चीज जो है साइंस, मैथमेटिक्स या ग्रामर है, स्ट्रेटेजिकली उसको समझाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे मेन एम होता है कि आपको जो है वो बनाया जा सके, सेल्फ लर्निंग में इनहांस किया जा सके, और आपके अंदर जो एक है क्रिएटिविटी वो डेवलप हो, ताकि आप खुद से चीजों को सीखने लगो, ठीक है। सो एडवांटेज इसका क्या है कि सेल्फ लर्निंग अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें आपको सेल्फ लर्निंग अप्रोच आपका इनहांस होता है। लिमिटेशंस, नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो ज्यादा फोकस नहीं होता फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एक और लिमिटेशन है कि इसमें आपको मे बी अगर अकाउंटेबिलिटी के अभाव में तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये सब आ सकता है, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन।
अभी हमने चर्चा किया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का. सो इट इज अ डायनामिक प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. इट इज अ डायनामिक प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग. इट मीन्स दैट टीचर प्लान्स and uses a variety of ways to teach learning. Okay, it is a combination of whole group, small group, and individual instruction of method. In this method, the qualitative aspects are given more weighted than the quantitative aspect. Quality is important है, quantity नहीं. ठीक है. It uses multiple approaches to accommodate multiple intelligences. Okay? इसमें कई different approach use किया जाता है different तरह के intelligence को accommodate करने के लिए. Okay, so it is student centered. और ये कंप्लीट स्टूडेंट सेंटर होता है, मीनिंग दैट द लेसन्स आर एंगेजिंग, रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव. अब कोई भी चीज इसमें ऐसा किया जाए जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड हो, रेलेवेंट हो चीज, ठीक है, और उसमें वो एंगेज हो सके, कर सके. ठीक है. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग. ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है. ठीक है, जिसमें टीचर जो है वेराइटीज ऑफ तरीके को इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए. इसमें हर एक चीज इस्तेमाल हो सकता है सिखाने के लिए. ठीक है, कंप्लीट डिफरेंशिएटेड फॉर्म हो गया लर्निंग का. आई होप समझ में आया होगा आपको. नाउ सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टिव टीचिंग. ये आपको शायद डायरेक्ट सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव मेथड क्या होता है. ठीक है. सी, सबसे पहले क्या है कि क्लासरूम टीचिंग जो है वो डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लास एनवायरनमेंट, टीचर्स, लर्नर्स एबिलिटीज एंड द लेसन सब्जेक्ट्स मैटर. ठीक है. देयर इज नो स्टैंडर्ड परफेक्ट टीचिंग मेथड. अभी देखो जो भी आपने पढ़ा, अब इसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि दिस वन इज द मोस्ट परफेक्ट, दिस वन इज द लिस्ट परफेक्ट. सबका अपने आप उसमें इंपॉर्टेंस है, सबका सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कब क्या सुटेबल होता है, वो टीचर सेलेक्ट करता है. ठीक. वी अज्यूम दैट रिफ्लेक्टिव टीचर्स. अब देखो रिफ्लेक्टिव कॉन्सेप्ट जो होता है, आपने जब लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद पढ़ा था मेमोरी लेवल, सॉरी मेमोरी लेवल पहले पढ़ा, MLT, उसके बाद आपने ULT किया और उसके बाद आपने RLT किया, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग. ये क्या था, सबसे एडवांस वाला था ना. मेमोरी लेवल पे रोटेशन होता था, इसमें रटना पड़ता था चीजों को. ये हो गया आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे. और ये क्या हो गया, इसमें चीजों को आप ऐसे समझते हो कि दूसरे को सिखा सकते हैं. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्टिव टीचर ये है कि आप हर एक मेथड आपको पता होगा और उसके बाद आप एक ऐसा अपना कॉमन पेडागोगी, आप अपना एक पेडागोगी निकालोगे. ठीक है, जहाँ पे आप हर एक चीज को इस्तेमाल करके, थोड़ा इस वाले मेथड से ले लिया, थोड़ा इस वाले मेथड से ले लिया, एक हाइब्रिड मॉडल निकालोगे. क्या करोगे आप, एक हाइब्रिड मॉडल निकालोगे. तो हाइब्रिड मॉडल का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है. और देखो चूंकि आपने ये खुद से डेवलप किया है, आपका खुद का मेथड है, तो इसमें जो है स्कोप होता है काफी इंप्रूवमेंट का. तो इसमें आप सुधार कर सकते हो, नया नया ऐड कर सकते हो. तो ये काफी डायनामिक होता है. जो आज के सबसे मतलब जो बेहतर टीचर कहे जाते हैं वो सब रिफ्लेक्टिव टीचर होता है. बेसिकली दे यूज देयर सेंस टू फाइंड द वे टू टीच. ओके, सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज मींस लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम. ध्यान से समझना इसको. लुकिंग एट व्हाट यू डू इन क्लासरूम, thinking about why you do it, and thinking about if it works, a process of self observation and self evaluation. अब क्या है ना कि क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो, किसी को पढ़ाते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्यों आप पढ़ा रहे हो पर्टिकुलर चीज, क्यों, वाई, आपने ऐसा क्यों किया, आप उसके ऊपर सोचो. बेसिकली ये कंप्लीट कॉग्निटिव चीज हो गया कि आपको सोचना है, उसको समझना है और उसमें और ज्यादा इवोल्यूशन करना है कि नहीं और बेहतर किया जा सकता था क्या, और अच्छे से समझाया जा सकता था क्या, अच्छा ये बेहतर समझा, और कुछ इसमें स्कोप है समझने का, समझाने का. तो ये बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है. The purpose of doing is to improve the quality of teaching. Obviously, quality of teaching को improve करने के लिए इसका major purpose है. तो in general, reflection involves working towards a better understanding the problems and the ways of solving it. And the steps involved in reflective teaching cover suggestions, problems, hypothesis, reasoning, testing. ये सारा कुछ इसमें इस्तेमाल होता है. ठीक है. So reflective teaching is seen as the attitude of questioning, the practice of टीचर्स प्रोफेशन. ठीक है. तो टीचर का जो मेन फोकस है क्वेश्चनिंग के ऊपर, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, मतलब कोई भी स्टार्ट करने से पहले बच्चे से पहले पूछेगा चीजों को, उसके अंदर का एक जिज्ञासा जगा दो पहले. ठीक है. और बच्चे फिर उसके बाद रेडी हो जाता है, अच्छा हाँ इस चीज का जवाब मिलने वाला, वेरी गुड, तो ये ऐसा मन में पहले समझ में, तो बच्चे भी काफी क्यूरियस हो जाते हैं सीखने के लिए. तो द पीयर ऑब्जर्वेशन, रिटन अकाउंट एक्सपीरियंस, सेल्फ रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, जर्नल राइटिंग, कोलैबोरेटिंग, डायरी कीपिंग, इसमें डिफरेंट तरह का चीज उसमें बताया जाता है मोटिवेशन के जरिए, बहुत तरीके से स्टोरी के जरिए. ठीक है. टीचर्स अपने स्टोरीज को बताते हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक को दिया जाता है. तो अब मैंने जैसे कहा ना, ये हाइब्रिड सर्विस को ध्यान रखो ना, कंप्लीट ये हाइब्रिड टीचिंग मेथड हो गया. ठीक है. So it may be specifically helpful for pre-service teacher in their professional development, where in a teacher it acts as an adult learner. अब देखो ये मेथड जो है ऑब्वियसली आप जो प्री एडल्ट लर्नर है उसके लिए तुम यूज नहीं कर सकते, तो ये एडल्ट लर्नर के लिए ही काम आता है. इट आल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, और इसमें ट्रेनिंग प्रैक्टिस फीडबैक ये सब इस्तेमाल किया जाता है. एंड तो फाइनली इट इज
ब्लेंडिंग लर्निंग, देखो ये ब्लेंडिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये यूएसए में आया था, ठीक है, आया था यूएसए में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लेंडेड लर्निंग कहाँ का ओरिजिनेटेड है, दिस इज फ्रॉम यूएसए। सो देयर इज नो क्लियर सिग्नल डेफिनेशन। आप अब इसके लिए आपको कंप्लीट डेफिनेशन लिखना है, फिर ये मतलब समझ लो क्या होता है। ब्लेंडिंग लर्निंग कंबाइंस ऑनलाइन लर्निंग विद फेस टू फेस लर्निंग, ठीक, ऑनलाइन लर्निंग भी होता है इसमें, फेस टू फेस लर्निंग भी होता है, ठीक। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के, कंप्लीट कोलैबोरेटिव स्मॉल ग्रुप सब मिला के वो बनाया जाता है। It also defined as a combination of multiple approaches to pedagogy teaching, for example self-paced, collaborative and inquiry based। ये भी एक तरीके का हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम ही है, टीचिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो गोल क्या है ब्लेंडेड लर्निंग का? टू प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग डिलीवरी मॉडलिटीज। वो डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो मेथड है, उसको यूज करके आप एक ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी, ब्लेंडेड सिस्टम को डेवलप करो और किसी को कोई भी चीज सिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करो। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड नॉट द लिस्ट, नॉट द लास्ट। अभी हमें बहुत पढ़ना है और भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे आने वाले सीरीज में, ठीक है। तो आई होप अभी तक हमने आधा लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट किया है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और कंप्यूटर मेथड या ऑफलाइन वर्सेस ऑफलाइन, स्वयं स्वयं प्रभा, ये सारी चीजों को कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी। Be happy and keep smiling. Thank you.